नमस्कार। एचपीआरसी की अपकमिंग टीजीटी, जेवीटी और बाकी भी आने वाले एग्ज़ाम हैं, उनके लिए हमने एक अलग से सीरीज़ जो है चलाई हुई है। इसको हमने अभ्यास एचपीआरसी करके जो है नाम दिया है। इस सीरीज़ का आज हम पार्ट नंबर 23 जो है डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस किया जाएगा ताकि आने वाले एग्ज़ाम में जो है वो आपको हेल्प मिल सके। अभी हम डिस्कशन को जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 से जो है वो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोलते हैं आदि शंकर हु लेटर बिकेम शंकराचार्य वॉज बॉर्न इन। तो बोलते हैं आदि शंकर जो बाद में चलकर शंकराचार्य भी बने, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था। तो आदि शंकर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका जन्म जो था वो कहाँ पर हुआ था। आदि शंकर जो बाद में चलकर शंकराचार्य भी बने थे, इनका जन्म जो था वो केरल में जो था वो हुआ था। केरल में इनका जन्म उस टाइम हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अब देखिए, केरल में इनका जन्म तो हुआ ही था। आपने ध्यान रखना है कि इनका जो जन्म था ना वो कलादी ग्राम में जो था वो हुआ था। केरल में एक कलादी ग्राम है जहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनका जो सिद्धांत था, इन्होंने अद्वैतवाद नामक एक सिद्धांत जो था वो दिया था। इनका मत, इनके अनुसार जो है वो सृष्टि का एकमात्र तत्व जो है वो ब्रह्म है और व्यक्ति जो है वो माया रूपी संसार से जो है वो भ्रमित होता रहता है। ठीक है, ये सब बातों को ये मानते थे। इनके द्वारा जो है वो चारों दिशाओं में जो था वो अलग अलग मठ जो था वो स्थापित किए गए थे। अब ये चारों दिशाओं में जो मठ स्थापित किए गए थे, ये कहाँ कहाँ पर जो था वो मठ स्थापित किए गए थे। इनके द्वारा जो चारों दिशाओं में मठ स्थापित किए गए थे, इन्होंने एक उत्तर में केदारनाथ स्थापित किया था, दक्षिण में इन्होंने श्रृंगेरी और पूर्व में इनके द्वारा पुरी और पश्चिम में इनके द्वारा द्वारिका मठ जो है वो स्थापित किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि शंकराचार्य जी के द्वारा कितने मठों की स्थापना की गई। 4 मठों की स्थापना की गई। अब ये चारों दिशाओं में 4 मठ बनाए गए थे। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन कौन सी दिशा में कौन कौन सा मठ जो था वो बनाया गया था। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। उत्तर में केदारनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में पुरी और पश्चिम में जो था वो द्वारिका मठ की स्थापना इनके द्वारा जो था वो की गई थी। तो इतना सब आप शंकराचार्य जी के बारे में जो है वो ध्यान रखना। अद्वैतवाद का सिद्धांत जो था वो इनके द्वारा दिया गया था। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच। तो इनमें से कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच जो है वो किया गया है। बैटल ऑफ बक्सर यहाँ पर दिया गया है, बैटल ऑफ वांडीवास दिया गया है, बैटल ऑफ चिलीवाला दिया गया है, बैटल ऑफ खुर्दा यहाँ पर जो है वो दिया गया है। हम सबसे पहले बैटल ऑफ बक्सर की जो है वो बात करते हैं कि ये किस किस के बीच में हुई और कब जो था ये हुई थी। फिर हम बाकियों की बैटल्स की बात करेंगे। देखिए, ये जो बैटल ऑफ बक्सर थी ना, ये 1764 में जो था वो हुई थी। बैटल ऑफ बक्सर जो था वो इसको ब्रिटिश और बाकी इसको मीर कासिम, सुहासुद्दीन दौला और मुगल एम्परर शाहजहां सेकंड उस टाइम हुआ करते थे, इनके खिलाफ जो था वो लड़ा जा रहा था। ये आपस में लड़ रहे थे। एक तरफ 3 तरह की फोर्सेस कंबाइन हुई थी, जिसमें मीर कासिम जो बंगाल के थे वो शामिल थे, शुजाउद्दीन दौला ये अवध के सम्राट थे, ये शामिल थे, और मुगलों में जो है वो शाहजहां आलम सेकंड जो है वो उसमें शामिल थे। और दूसरी तरफ ये लड़ किसके साथ रहे थे, ये जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिशर्स के साथ लड़ रहे थे। ये जो है वो लीड कौन कर रहा था अंग्रेजों की ओर से, तो हेक्टर मुनरो जो था वो इसको लीड कर रहे थे। और हेक्टर मुनरो और उसकी जो फोर्सेस थी वो इस बैटल को जो था वो जीत गई थी। तो ये मीर जाफर और क्लाइव के बीच में नहीं हुई थी। ये स्टेटमेंट्स गलत दी गई है यहाँ पर। ये हुई कब थी, 1764 में जो था वो हुई थी। किस किस के बीच में हुई थी वो भी आपने जान लिया। बैटल ऑफ वांडीवास की बात करते हैं। तो बैटल ऑफ वांडीवास का हमने पिछले एडिशन में भी शायद पढ़ा था कि बैटल ऑफ वांडीवास जो है वो कब हुई थी और किस किस के बीच में जो था वो हुई थी। बैटल ऑफ वांडीवास जो है वो फ्रेंच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ही जो था वो हुई थी। फ्रेंच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ही ये हुई थी। और हुई कौन से ईयर में जो था वो थी, तो बैटल ऑफ वांडीवास जो था वो 1760 में जो था वो बैटल ऑफ वांडीवास जो था वो हुई थी। 1760 में ये बैटल जो है वो होती है। और बैटल ऑफ चिलियानवाला है यहाँ पर दिया गया। बैटल ऑफ चिलियानवाला क्या डलहौजी वर्सेस मराठास के बीच में हुई थी। देखिए, ये जो बैटल ऑफ चिलियानवाला थी ये 1849 में जो था वो हुई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख आर्मीज के बीच में जो था वो हुई थी। एंग्लो सिख वॉर उस टाइम चला हुआ था, उसी का ये एक पार्ट जो था वो हुआ करती थी। तो डलहौजी और मराठा का इसके साथ संबंध नहीं है। ये भी स्टेटमेंट गलत यहाँ पर हो जाती है। बैटल ऑफ खुर्दा यहाँ पर जो है वो दिया गया है। बैटल ऑफ खुर्दा के बारे में जो है थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये जो था वो कब हुई थी। अगर हम बैटल ऑफ खुर्दा की बात करते हैं कि ये कब हुई, किस किस के बीच में जो था वो हुई थी, तो ये बैटल जो था वो हुई थी मराठाओं के बीच में और निजाम हैदराबाद के हुआ करते थे। निजाम ऑफ हैदराबाद, उनके बीच में आपस में ये हुई थी। हुई कौन से ईयर में थी, तो 1795 में ये बैटल जो था वो हुई थी। तो ये भी गलत यहाँ पर दिया गया है। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। तो ऑप्शन बी इज करेक्टली मैच। सिर्फ ऑप्शन बी ही जो है वो करेक्टली मैच यहाँ पर किया गया है।
बाकी की स्टेटमेंट्स यहाँ पर गलत जो है वो मैच की गई हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या बोलते हैं, बोलते हैं द यूनिट ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्स इज नोन एज। तो बोलते हैं स्टार्स के बीच में जो डिस्टेंस को मेजर किया जाता है उस यूनिट को जो है वो क्या बोलता है, क्या उस यूनिट को जो है वो बोला जाता है, तो उसको लाइट ईयर के नाम से जो है वो जाना जाता है, उसको लाइट ईयर जो है वो बोलते हैं। अब 1 लाइट ईयर जो है वो कितने किलोमीटर के बराबर जो है वो होता है, ये भी एक क्वेश्चन साइंस में पूछा जाता है। ठीक है, 1 लाइट ईयर कितने किलोमीटर के बराबर होता है, तो ये यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ 9.461 मल्टीप्लाई 10⁻12 किलोमीटर के बराबर जो है ये 1 लाइट ईयर जो है वो होता है। और लाइट ईयर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, तो लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस जो स्टार्स के बीच में मेज़र करते हैं उसके लिए, उसको मेज़र करने के लिए जो है वो इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। कई बार ऐसे बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि तारे जो हैं वो टिमटिमाते क्यों हैं, तारों के टिमटिमाने के पीछे का रीज़न जो है वो क्या है, तो उसके पीछे का एक बेसिक सा रीज़न जो है वो बताया जाता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण जो है वो स्टार जो है टिमटिमाते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या यूं भी कह सकते हैं कि स्टार जो टिमटिमाते हैं वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण जो है वो टिमटिमाते हैं। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये भी एक रीज़न जो है वो स्टार्स के टिमटिमाने के पीछे का जो है वो है। तो स्टार्स के बारे में 2 क्वेश्चन ही यहाँ से जानेंगे, एक स्टार जो है वो टिमटिमाते क्यों हैं, ट्विंकल क्यों करते हैं, दूसरा 1 लाइट ईयर कितने किलोमीटर के बराबर होता है। तीसरा क्वेश्चन ये भी बन जाता है जो हमने मेन क्वेश्चन पढ़ा कि ये जो स्टार्स के बीच में डिस्टेंस को मेज़र किया जाता है, ये मेज़र करने के लिए कौन से यूनिट का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ इज। तो बोलते हैं डिस्टेंस मून की कितनी है अर्थ से। देखो मून से अगर हम बात करते हैं, मून फ्रॉम अर्थ इज, तो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी की बात करें तो 384,000 किलोमीटर इसकी है। ऑप्शन ए जो है वो सही है। अब देखिए मून लाइट की हम बात करते हैं कि मून लाइट जो है वो पृथ्वी पर पहुंचती है, पृथ्वी पर पहुंचने के लिए ये कितना टाइम जो है वो लेती है, ये भी पता होना चाहिए आपको। तो मून लाइट बहुत ही कम समय जो है वो लेती है पृथ्वी तक पहुंचने के लिए, लगभग 1.3 सेकंड का टाइम जो है ये लेती है। कितना, 1.3 सेकंड का टाइम जो है लगभग अप्रोक्सीमेटली जो है ये लेती है पृथ्वी पर पहुंचने के लिए। ठीक है, एक मून लाइट कितना टाइम लेती है वो पता चल गया। दूसरा पता चल गया कि ये जो डिस्टेंस है मून की अर्थ से वो जो है वो कितनी है, 384,000 किलोमीटर ये है। हम देखते हैं कि सूर्य और चंद्रमा दोनों ही जो है वो ज़रूरी हैं। अगर हम सूर्य की रोशनी की भी बात करें, कि ये जो सूर्य की लाइट है ये कितना टाइम लेती है पृथ्वी तक पहुंचने के लिए, तो ये अप्रोक्सीमेटली बात करें तो ये 8 मिनट 16 सेकंड के करीब का टाइम जो है वो लेती है। अगर 8 मिनट को आप जो है वो कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, 8 मिनट को अगर आप सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये 480 सेकंड के करीब का जो है समय आ जाता है। और 480 + 16, ठीक है, ये लगभग जाकर जो है वो 500 सेकंड के करीब जो है वो बन जाएगा। एग्जैक्टली तो 500 नहीं, एग्जैक्टली तो ये 496 ही बनेगा, परंतु चलो 500 सेकंड के करीब जो है ये टाइम लेती है सूर्य की रोशनी हमारे पृथ्वी तक पहुंचने के लिए। तो सूर्य की रोशनी जो है ज़्यादा टाइम लेती है एज कंपेयर टू मून लाइट। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है एस्किमो आर इनहेबिटेंट्स ऑफ, कि एस्किमो जो है वो कहाँ के निवासी हैं। एस्किमो जो है वो कनाडा के रहने वाले हैं। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अगर हम एस्किमोस की बात करते हैं तो एस्किमोस जो लार्ज अमाउंट में हमें देखने को मिलते हैं वो अलास्का रीजन में जो है वो देखने को मिलते हैं। अलास्का यूनाइटेड स्टेट का ही पार्ट है, वहाँ पर हमें देखने को जो है ये मिलते हैं। और इसके अलावा अलग अलग ट्राइब्स हैं जिनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कहाँ पर देखने को जो है मिल जाती हैं, जैसे कि एस्किमो अलास्का में, आर्कटिक में और साइबेरिया में, ग्रीनलैंड में, यहाँ सब जो है वो देखने को जो है वो मिलते हैं। उसी तरह हम बात करते हैं यहाँ पर कि चुक्सू जो है वो कहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये भी एक ट्राइब है, CHUKCHI, चुक्सी ट्राइब। ये कहाँ पर देखने को मिलती है, ये हमें जो है वो रशिया में देखने को जो है वो मिलती है। रशिया के एक डिस्ट्रिक्ट में जिसका नाम जो है वो चुकोट्सली है, उसमें देखने को जो है मिलती है। हाउसा कर एक आती है, हाउसा कर ये जो ट्राइब आती है ये नॉर्थ वेस्टर्न नाइजीरिया और साउदर्न नाइजर में जो है वो देखने को मिलती है। और बिदेहू भी एक जो है वो ट्राइब है, यहाँ पर लिख देता हूँ BIDAYUH, ये मलेशिया में देखने को जो है वो मिलती है। और एक जो है वो हमारे पास फिनिश है, फिनिश ये ट्राइब हमें कहाँ पर देखने को मिलती है,
ये हमें फिनलैंड में देखने को जो है वो ट्राइब मिलती है। तो ये ट्राइब्स हैं हमारी अलग अलग, जो हमें अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग रीजन्स में देखने को, अलग अलग कंट्रीज में देखने को मिलेंगी। ये जो हम एस्किमो ट्राइब पढ़ रहे हैं ना, ये एस्किमो ट्राइब इसलिए भी जानी जाती है क्योंकि ये अपने घर जो बनाते हैं ना वो बर्फ़ से बनाते हैं, और उन बर्फ़ से बने हुए घरों को जो है वो इग्लू कहा जाता है। तो इग्लू कौन सी ट्राइब जो है बनाती है? इग्लू जो है वो एस्किमो ट्राइब ही जो है वो बनाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है कि इग्लू जो है वो कौन सी ट्राइब के द्वारा जो है वो बनाए जाते हैं, तो वो एस्किमो ट्राइब के द्वारा बनाए जाते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TGT एग्जाम के लिए, JPT एग्जाम के लिए, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। देखिए, आप टाइमली टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे स्लॉट 1 स्लॉट 2 ऑलरेडी फुल हैं, स्लॉट 3 में बिल्कुल ही लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स हैं, वहाँ से आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं ताकि आने वाले एग्जाम्स में जो है वो आपको हेल्प मिल सके, कुछ कमियाँ ना रहें, आप कमियों को इम्प्रूव कर जो है वो आप अपनी तैयारी को एक प्रॉपर शेप दे पाएँ। इसके लिए ये टेस्ट सीरीज आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो करने वाली है। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग वर द मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बोलते हैं कि इनमें से कौन सा जो है वो ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो मेंबर था। सबसे पहले N गोपालन स्वामी यहाँ पर दिया गया है, फिर जवाहरलाल नेहरू दिया गया है, फिर अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर दिया गया है, फिर सरदार पटेल का नाम जो है वो दिया गया है। अब आपको पता होना चाहिए कि ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर कौन थे, कौन नहीं थे, कितने मेंबर थे, क्या पूरी बात थी ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में। अब यहाँ पर जब भी आप ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करें, जवाहरलाल नेहरू जी का नाम आए तो वो एकदम से सतर्क होकर उसको गलत कर देना है, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी के साथ जवाहरलाल नेहरू जी जो है वो नहीं जुड़े हुए थे। सरदार पटेल ये भी नहीं जुड़े हुए थे, तो दूसरा भी नहीं होगा, चौथा भी नहीं होगा। N गोपालन स्वामी इसके सदस्य थे, और अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर की बात करें तो ये भी इसके सदस्य थे। ये दोनों ही सदस्य थे। पहला और तीसरा जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर इसका है। बाकी इसके सदस्य इनमें से नहीं थे। ड्राफ्टिंग कमेटी की अगर हम बात करते हैं तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो है वो सेटअप की गई थी 29 अगस्त 1947 को। इसमें जो था वो 7 मेंबर जो था वो थे। इसके जो चेयरमैन हुआ करते थे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को बनाया गया था। इसमें एक N गोपालन स्वामी अय्यर हुआ करते थे, जो नाम हमने N गोपालन स्वामी का पढ़ा, एक इसमें ये मेंबर थे। एक जो अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे ये भी इसके मेंबर थे। एक डॉक्टर KM मुंशी इसके मेंबर थे, और एक सैयद मोहम्मद सादुल्ला इसके मेंबर थे, और एक N माधवा राव ये भी इसके मेंबर थे। परंतु बाद में चलकर इनको BL मित्तर के द्वारा जो था वो रिप्लेस भी कर दिया गया था, क्योंकि इनके द्वारा रिज़ाइन किया गया था और उनके द्वारा उनको रिप्लेस कर दिया गया। और साथ में ही जो है वो TT कृष्णमचारी ये भी जो है वो इसके मेंबर थे। इन्होंने भी जो है वो इनको जो है वो रिप्लेस किया गया DP कैतन के द्वारा जो है वो इनको रिप्लेस जो था वो किया गया था। तो ये इस तरह से 7 मेंबर थे। 7 के साथ नाम हमें याद रखने हैं, 2 वो भी नाम याद रखने हैं जो रिप्लेस कर जो था वो आए थे। ठीक है जी, इतना ही काफ़ी है यहाँ से जानने के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर जो है वो चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमसे क्या पूछा गया है। बोलते हैं यहाँ पर मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। यहाँ पर हमारे पास लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी गई है। पहली लिस्ट में हमारे पास शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिए गए हैं, दूसरे में सब्जेक्ट मैटर जो है वो उनका दिया गया है। अगर हम बात करते हैं 4th शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, उसकी 6th शेड्यूल की, 8th शेड्यूल की और 9th शेड्यूल की, तो ये शेड्यूल किस चीज़ों के साथ जो है वो डील करते हैं। सबसे पहले हमारे पास 4th शेड्यूल जो है वो दिया गया है। अगर हम 4th शेड्यूल की बात करते हैं तो 4th शेड्यूल जो है वो ये बात करता है, 4th शेड्यूल एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरी, मतलब जो राज्यसभा की सीट्स जो हैं वो एलोकेट की जाएंगी स्टेट्स और केंद्र शासित प्रदेशों को, उसकी ये बात जो है वो करता है 4th शेड्यूल हमारे पास। तो 4th शेड्यूल का ऐसा कुछ मिलता जुलता हमारे पास काउंसिल ऑफ स्टेट आ जाएगा। ए जो है वो तीसरे के साथ मैच हो जाएगा, और उसके बाद बी ऑप्शन में जो है वो 6th शेड्यूल जो है वो दिया गया है। 6th शेड्यूल जो है वो किसके साथ डील करता है, ये बात करता है जो ट्राइबल एरियाज़ हैं उनको जो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन पावर्स दी गई हैं, जैसे कि स्टेट ऑफ असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, इनको जो है वो पावर्स दी गई हैं। तो ऑप्शन नंबर बी की अगर हम बात करते हैं, ऑप्शन नंबर बी जो है वो किसके साथ डील करता है, ये चौथे के साथ जो है वो रिलेट करेगा। उसके बाद हमारे पास 8th दिया गया है सी में। अगर हम 8th शेड्यूल की बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इसमें बात लैंग्वेजेस की जो है वो बात इसमें की गई है। लैंग्वेजेस की बात की गई है, सी को दूसरे के साथ जो है वो मैच कर दिया जाएगा।
जाएगा। अच्छा, लैंग्वेजेस इसमें जो है वो हम कहा जाता है कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जब ये बनाया गया था तो 14 तरह की लैंग्वेज जो था वो इसमें हुआ करती थी, परंतु अब ये भाषाएं जो है वो 14 से बढ़कर जो है वो 22 जो है वो हो चुकी हैं। इसमें अलग अलग भाषाएं आती हैं, जैसे बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती हो गया, हिंदी हो गया, कन्नड़ा हो गया, कश्मीरी हो गया, कोंकणी हो गया, मैथिली हो गया। ये सब भाषाएं जो हैं वो इसमें जो है वो अलग अलग भाषाएं जो हैं वो इसमें आती हैं। चलो ठीक है, ये भाषाएं इसमें आती हैं तो सी जो है वो दूसरे के साथ मैच हो जाएगा। उसके बाद 9th शेड्यूल ही हमारे पास बचता है। 9th किसकी बात जो है वो करता है? 9th हमारे पास बात करता है लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बात करता है। ये ऑप्शन डी जो है वो पहले के साथ जो है वो मैच जो है वो हो जाएगा। अच्छे से ये मैच हो रहा है यहाँ पर। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा 9th शेड्यूल की भी, तो 9th शेड्यूल जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है उसको जो है इस शेड्यूल को जो है वो ऐड किया गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो था वो इसको ऐड हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो था वो किया गया था। ये बात आपने इसके बारे में ध्यान रखनी है। तो ये तो आपने प्रॉपरली जो है वो मैच चीज़ें कर ही ली। अब हम यहाँ पर ना थोड़ा सा शेड्यूल्स के बारे में और भी जान लेते हैं। 9th शेड्यूल के बाद हमारे पास टोटल जो है 12 शेड्यूल आते हैं। 9th शेड्यूल के बाद 10th शेड्यूल आता है, 11th शेड्यूल आता है और 12th शेड्यूल जो है वो आता है। जो 10th शेड्यूल हमारे पास आता है ये बात करता है एंटी डिफेक्शन की, मतलब कोई भी पार्टी चेंज करता है और उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा सीधा। तो प्रोविज़न है इसमें डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड दिए गए। तो 10th शेड्यूल जो है वो उसकी बात करता है। 11th शेड्यूल भी हमारे पास दिया गया है। ये 11th शेड्यूल जो है वो पंचायतों की बात जो है वो करता है। इसमें पंचायत की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, पंचायत के बारे में जो है वो बात की गई है। 12th शेड्यूल हमारे पास दिया गया है। 12th शेड्यूल जो है म्यूनिसिपलिटीज़ की बात जो है वो करता है। म्यूनिसिपलिटीज़ की बात ये करता है, म्यूनिसिपलिटीज़ के अलग अलग इसमें जो है वो मैटर जो है वो बताए गए हैं। टोटल 18 तरह के मैटर जो है वो इसमें बताए गए हैं। ठीक, ये हमने शेड्यूल जो है वो पढ़ लिए। कुछ एक जो इंपॉर्टेंट शेड्यूल थे इस क्वेश्चन का जो है वो सही आंसर की अगर हम बात करते हैं तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला जो है वो इसका ऑप्शन सी सही आंसर जो है वो हो जाएगा। वो हमने बड़े ही विस्तृत वे में, बड़े ही डिटेल में जो है हमने चीज़ें यहाँ पर देख ली हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द अपॉइंटमेंट एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो बोलते हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद की नियुक्ति और अयोग्यता का वर्णन जो है वो करता है। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग आर्टिकल्स की बात करते हैं तो हमारे पास एक आर्टिकल जो है वो आर्टिकल नंबर 75 जो है वो आता है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये जो आर्टिकल नंबर 75 आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बात करता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं उनको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। ये आर्टिकल नंबर 75 में जो है बात की गई है। साथ ही साथ आर्टिकल नंबर 75 में जो है वो मिनिस्टर्स को लेकर अलग अलग बातें भी की गई हैं। उनकी टर्म कितनी होगी, उनके अपॉइंटमेंट, उनकी सैलरीज, ये सब बातें जो हैं वो आर्टिकल नंबर 75 के बारे में 75 में जो है वो की गई है। हमारे पास प्रेसिडेंट के कुछ आर्टिकल जो हैं वो आते हैं, उनकी बात करेंगे, परंतु यहाँ पर जो है आपको पता होना चाहिए कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का सबसे पहला आर्टिकल आता है वो कौन सा आर्टिकल आता है, वो 52 नंबर आर्टिकल जो है वो आता है। 53 नंबर आर्टिकल एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन की बात जो है वो करता है। 54 नंबर आर्टिकल जो है वो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात करता है। और मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट किसके बारे में बात, कौन से आर्टिकल में बात करता है, आर्टिकल नंबर 55 में जो है वो बात करता है। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट की ऑफिस की टर्म होगी वो कितनी होगी, वो कौन से आर्टिकल में बात की गई है, 56 में बात की गई है। एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, ठीक है, री इलेक्शन अगर प्रेसिडेंट को करना है, री इलेक्ट करना है तो उसकी बात जो है वो आर्टिकल नंबर 57 में जो है वो की गई है। आर्टिकल नंबर 58 में जो है वो क्वालिफिकेशन ऑफ इलेक्शन, क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होते हैं उसकी बात जो है वो की गई है। और कंडीशन जो प्रेसिडेंट ऑफिस की होती हैं वो आर्टिकल नंबर 59 में बात की गई है। ओथ जो होती है, उनकी शपथ जो होती है वो बात कौन से आर्टिकल में की गई है, वो आर्टिकल नंबर 60 में जो है वो की गई है। तो इस तरह से अलग अलग आर्टिकल जो है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो प्रेसिडेंट को लेकर भी जो है वो दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं इनकम टैक्स इज जनरली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बोलते हैं कि आयकर है आमतौर पर निम्नलिखित में से किसके सिद्धांतों के ऊपर जो है वो आधारित होती है। तो ये जो इनकम टैक्स है ये जनरली जो है वो बेस्ड होता है एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल। ये एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल ये एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल के ऊपर जो है वो काम करता है। ये बेसिकली जो है वो इस सिद्धांत के ऊपर जो है वो बेस्ड जो है वो रहता है। इनकम टैक्स के बारे में हम कुछ खास यहाँ से जानें तो देखिए बहुत ज़्यादा डिटेल से भी अगर हम बात करेंगे तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कम ही चीज़ें जो हैं वो यहाँ से निकल कर जो है वो आएंगी।
अब इंडिया में जो इनकम टैक्स के नॉर्म्स हैं वो बोलते हैं कौन से एक्ट के तहत जो है वो गवर्न किए जाते हैं। तो इनकम टैक्स एक्ट आता है 1961 का, उसके तहत जो है वो गवर्न जो है वो किए जाते हैं। गवर्नमेंट अलग अलग टैक्सेस जो है लगाती है, कुछ डायरेक्ट होते हैं कुछ इनडायरेक्ट होते हैं, तो उस तरह के टैक्सेस जो हैं वो लगाए जाते हैं। इनकम टैक्स जो है वो, इनकम टैक्स आपको पता है वही देगा जिसकी इनकम जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। जो प्रिंसिपल, जो एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल, इस तरह के सिद्धांतों को फॉलो करेगा वही इनकम टैक्स जो है वो ज़्यादा दे भी पाएगा। तो ये तो इनकम टैक्स के बारे में बेसिक बातें हमने जानी। यहाँ से अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑर्गेनाइजेशन इज एसोसिएटेड विद द एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। तो बोलते हैं एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी, इनके जो इंडिया में जो है वो गरीबी रेखा का आकलन करना है, इससे जुड़े आंकड़े जो हैं वो कौन जो है एकत्रित करता है। तो एस्टिमेशन ऑफ इकोनॉमी इन इंडिया जो है ये जो आकलन है ये किसके द्वारा किए जाते हैं, ये NSSO के द्वारा किए जाते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर है। NSSO का सबसे पहले पूरा नाम पता होना चाहिए। इसका पूरा नाम है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस जो है वो गरीबी रेखा का जो आकलन है वो करता है इंडिया में। और यहाँ पर हम और भी बातें ध्यान रखेंगे कि हमारी जो शेयर मार्केट होती है उसको कौन जो है वो कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। तो उसको जो है वो सेबी के द्वारा जो है वो रेगुलेट किया जाता है। इसको सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो बोलते हैं। IBRD की अगर हम बात करते हैं तो IBRD जो है वो वर्ल्ड बैंक के तहत आता है। IBRD को एक तरह से वर्ल्ड बैंक भी जो है वो बोल दिया जाता है। और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट जो है वो इसका पूरा नाम है। ये जो है वो एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो है। IBRD जो है वो वर्ल्ड बैंक के 5 अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें से जो है वो एक जो है वो काउंट होता है। IBRD का पूरा नाम पता चल गया। वैसे ही RBI दिया गया है, तो RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इंडियन बैंकिंग सिस्टम को जो है ये रेगुलेट जो है वो करता है। हम वर्ल्ड बैंक की थोड़ी सी बात यहाँ पर फिर से करते हैं। वर्ल्ड बैंक के जो हैं वो, मैंने बोला आपको कि 5 इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो आते हैं, वो कौन कौन से हैं। एक IBRD आता है जिसको इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बोलते हैं। एक जो है वो IDA आता है जिसको इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन बोलते हैं। एक IFC आता है जिसको इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन बोलते हैं। और एक जो है वो MIGA आता है जिसको मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी जो है वो बोलते हैं। और एक जो है वो इंटरनेशनल सेंटर फॉर दी सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट आता है जिसको ICSID जो है वो बोला जाता है। तो इस तरह से ये 5 अलग अलग इंस्टीट्यूशंस जो है वो वर्ल्ड बैंक के जो है वो आते हैं। तो ये 5 अलग अलग इंस्टीट्यूशंस आपने वर्ल्ड बैंक के जो है वो ध्यान रखना है। इनके बारे में क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि कुछ इंस्टीट्यूशंस के नाम दे दिए जाएंगे, बोल देंगे कि इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड बैंक का है। तो ये ध्यान रखना, IBRD हो गया, IDA हो गया, IFC हो गया, MIGA हो गया, ICSID जो है वो हो गया। इतना ही यहाँ से इस क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं इन द वैदिक रिचुअल्स होटा इज एसोसिएटेड विद। तो बोलते हैं कि हमारे जो वैदिक अनुसंधान है उनमें बोलते हैं होता जो है वो किससे संबंधित है। वैदिक अनुष्ठानों में जो है वो होता किससे संबंधित है, ये आप जो है वो कमेंट कर बताएंगे। इससे पहले हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं, परंतु टेलीग्राम पर आपने अभी भी अगर फॉलो हमें नहीं किया है, ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ से @allexam31 जो है वो सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। ठीक है जी, आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।